बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लॉ एंड विजडम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि चाइनीज़ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो चैप्टर पहला है उनका, जिसमें जनरल प्रिंसिपल्स लिखे गए हैं चाइनीज़ कॉन्स्टिट्यूशन के, हम उनको डिस्कस करेंगे और देखेंगे वो क्या हैं और उनकी क्या अहमियत है, और अगर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है तो आपने इसको किस तरह लेके चलना है। सबसे पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए जो चाइनीज़ कॉन्स्टिट्यूशन है 1982 का, उसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो सबसे पहले प्रियम्बल आता है, उसके बाद उसका पहला चैप्टर है जनरल प्रिंसिपल्स, उसके बाद चैप्टर 2 के अंदर जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो दिए गए हैं। तीसरे चैप्टर के अंदर जो रियासत या का जो एक स्ट्रक्चर है, पार्लियामेंट कौन सी होगी, गवर्नमेंट, स्टेट काउंसिल्स, लोकल गवर्नमेंट, कोर्ट्स कौन से होंगे, ये पूरा का जो पूरा एक पॉलिटिकल सेटअप होता है किसी भी मुल्क के अंदर, सो वही चैप्टर 3 के अंदर मेंशन किया गया है चाइना के हवाले से। जबकि जो चैप्टर 4 है उसके अंदर उसका जो फ्लैग एंथम, उसका जो कैपिटल और इसके अलावा जो दूसरी चीज़ें हैं। सो अगर देखा जाए तो सबसे बुनियादी तौर पे जो पहले 3 चैप्टर हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 2 के ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने आप लोगों को उसके फंडामेंटल राइट्स ड्यूटीज़ बताए हैं चाइनीज़ के। वो बहुत आसान सवाल है, इसको ज़रूर तैयार कीजिएगा और आप इस हवाले से मेरी एक वीडियो मौजूद है, आप ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा जो चैप्टर 3 है उसके ऊपर भी मैं 2-3 वीडियो बना चुका हूँ, जिसमें उसकी चाइना की जो कांग्रेस है, नेशनल पीपल्स कांग्रेस, इसके अलावा वहाँ की जो गवर्नमेंट है, किस तरह स्टेट काउंसिल किस तरह काम करती है, ये सारा कुछ उसके अंदर मौजूद है। सो आज की वीडियो में हम ज़रा फोकस करेंगे कि चैप्टर 1 के अंदर जो ये जनरल प्रिंसिपल्स हैं ये क्या हैं चाइना के अंदर। एक तो फंडामेंटल राइट्स हैं, ड्यूटीज़ हैं, वो हमें समझ आ गए कि शहरियों के क्या हकूक़ हैं, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनकी क्या ड्यूटीज़ हैं। लेकिन ये जनरल प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, आइए हम इस वीडियो में आज देखते हैं। जब हम चाइना के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो देखा जाए तो उसके अंदर तकरीबन 138 आर्टिकल्स मौजूद हैं। तो पहले जो 32 आर्टिकल्स हैं, यानी वो आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 32 तक, वो सारे के सारे जो बुनियादी या जनरल प्रिंसिपल्स कहें उसके मुतल्लिक हैं। चाइना का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो चाइना एक कंट्री है, उसकी क्या नेचर है, उसके क्या प्रिंसिपल्स हैं, वो किस प्रिंसिपल और किन असूलों के तहत चलता है और उसकी गवर्नमेंट चलती है और वहाँ के लोग काम काज करते हैं और वो ग्रोथ करते हैं, इकानमी और इस तरह के मामला देखते हैं। सो वो सारे मेंशन हैं। तो सबसे पहले जो पहला आर्टिकल है अगर देखा जाए तो वो बताता है सोशलिस्ट स्टेट के मतलब कि चाइना एक सोशल कंट्री है। अब आप पूछेंगे कि सर जी ये सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है। बच्चे, सोशलिस्ट स्टेट उस मुल्क को या उस रियासत को बोलते हैं जहाँ पे वर्किंग मज़दूर लोगों की हुकूमत हो और जहाँ पे सबको बराबर बराबर हिस्सा दिया जाए प्रोडक्शन का। आप जितना उसमें ये होता है कि हुकूमत क्या करती है कि जो भी कमाई होती है मुल्क के अंदर, जो भी रेवेन्यू जनरेट होता है वो सब के अंदर बराबर उसको तकसीम करती है, सबको बराबर हिस्सा देती है। ये एक सोशलिस्ट माइंड कॉन्सेप्ट। एक होता है कैपिटलिस्ट मॉडल होता है इकानॉमी का, जिसका मतलब है कि जो जितनी मेहनत करेगा उसको उतना मिलेगा, सबकी प्राइवेट ओनरशिप होगी। लेकिन सोशलिस्ट जो मुल्क होता है उसके अंदर किसी की ज़ाती कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, सब पब्लिक की प्रॉपर्टी गवर्नमेंट के हाथ में होती है और गवर्नमेंट सबको बराबर देती है। इसको बोलते हैं सोशलिस्ट स्टेट। ये जो कॉन्सेप्ट था ये लेनिन का कॉन्सेप्ट था, कार्ल मार्क्स की थ्योरी इसके ऊपर है। लेनिन रशिया के एक बहुत बड़े लीडर थे, ये उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस कराया था प्रैक्टिकली तौर पे। वैसे तो कार्ल मार्क्स जो एक बड़े दानिश्वर थे, उन्होंने सोशलिज़म का नारा मारा था। कम्युनिज़म भी एक्चुअली वही चीज़ है और थोड़ा सा डिफरेंस है उस दोनों के दरमियान, सोशलिज़म और कम्युनिज़म के अंदर। लेकिन जो प्रैक्टिकली उसका जो मॉडल थे वो लेनिन लेके आए थे। लेनिन एक रशिया के बहुत बड़े लीडर थे। 1920 के अंदर जब रशिया के अंदर रेवोल्यूशन आया था, उन्होंने इस चीज़ को जो प्रैक्टिकल करके दिखाया कि जी सोशलिज़म कम्युनिज़म को किस तरह इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। सो चाइना भी वहाँ से इंस्पायर था, रशिया के रेवोल्यूशन से, उसके मॉडल से। तो उसका इस हवाले से अगर देखा जाए तो चाइना का जो पहला आर्टिकल है वो ये कहता है कि चाइना एक सोशलिस्ट कंट्री है जहाँ पे डेमोक्रेसी होगी, और डेमोक्रेसी होगी किसकी, वर्किंग क्लास की।
और वहाँ पे मज़दूर और वर्कर लोग हैं, उनके अलाइंसेस हो गए और उनके ही तहफ़्फ़ुज़ को या उनके जो हकूक़ हैं, उनकी जो इंटरेस्ट हैं उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा। किसी को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी शख्स को ये इजाज़त नहीं दी जाएगी कि वो इस सिस्टम को डिस्टर्ब करे। इसीलिए चाइना के अंदर ज़्यादातर जो फोकस किया जाता है वो वर्कर्स के ऊपर किया जाता है, मज़दूर लोगों के ऊपर किया जाता है। इस वजह से अगर आपने देखें तो चाइना ने इस हवाले से तरक्की बहुत की है कि वहाँ पे वर्कर लोग बहुत हैं, उनको बड़ी प्रोटेक्शन दी जाती है, उनको प्रिविलेजेस दिए जाते हैं, उनके हकूक़ की बात की जाती है, उनके इंटरेस्ट की बात की जाती है, उनको अच्छी सैलरीज दी जाती हैं, जिस वजह से अब देख रहे हैं कि चाइना एक बहुत बड़ी एक इकनॉमिक स्टेट बन चुकी है और तकरीबन तकरीबन आप ऐसा समझें कि वो एक वर्ल्ड पावर बन चुकी है। सो पहला आर्टिकल और पहला जो जनरल प्रिंसिपल है वो क्या है, सोशलिस्ट स्टेट के मुतालिक। अब जी देखें दूसरा और तीसरा, बहुत आसान सा। दूसरा कहता है कि जी पावर बिलोंग्स टू पीपल। जो पावर है, जो रियासत के पास जो ताकत है, वो सिर्फ़ और सिर्फ उसका जो ताल्लुक़ है वो लोगों के साथ है। जी लोगों की हुकूमत होगी, किसी बादशाह की हुकूमत नहीं होगी, किसी जनरल की हुकूमत नहीं होगी, किसी डिक्टेटर की नहीं होगी, किसी एक ख़ानदान की नहीं होगी। सिर्फ लोगों के हाथों में पावर है। लोग जिसको सेलेक्ट करेंगे वो आके लोगों की नुमाइंदगी करेंगे और मुल्क चलेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरह पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। ये तो एक बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब आते हैं आर्टिकल 3, डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म। ये क्या होता है? इसमें यह है कि जब वहाँ की जो पार्लियामेंट है, वहाँ के जो इदारे हैं, जब कोई फ़ैसला कर लेंगे, जब देखें एक पार्लियामेंट है वहाँ की जिसको जिसको नेशनल पीपल्स कांग्रेस कहते हैं, अगर वो कोई फ़ैसला करती है और सब लोग उस फैसले पे मुत्तफ़िक होते हैं कि हाँ जी ये कानून पास कर दिया जाए, तो फिर उस कानून को बिल्कुल इम्प्लीमेंट किया जाता है सख्ती के साथ। इसको बोलते हैं डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म। सेंट्रलिज्म का मतलब कि आपने पावर सेंटर के हाथ में किए, आपने सबको पावर्स नहीं दी। पावर का जो है ना वो एक जगह पे सेंटर है, या तो वो नेशनल पीपल्स कांग्रेस के पास है, या लोकल पीपल्स कांग्रेस है, या एडमिनिस्ट्रेशन या जुडिशल इदारे इन लोगों के ऊपर हैं। और ये जब कोई चीज़ इम्प्लीमेंट करते हैं, जब कोई लॉ पास हो जाता है, तो उसके बाद वो सख्ती से उसके ऊपर अमल दरामद कराते हैं। पहले आपसे पूछा जाएगा कि जी हम ये काम कर रहे हैं, आप लोगों की क्या राय। जब राय सबकी ली जाएगी और उसके बाद जब मेजॉरिटी लोग कहेंगे कि जी नहीं ये आप काम करें, तो जब वो एक कानून बन जाएगा या पॉलिसी बन जाएगी तो उसको फिर सख्ती से इम्प्लीमेंट कराया जाएगा। इसमें एक अगर देखा जाए ना आर्टिकल 3, इसमें आपको डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप दोनों का मज़ा मिलेगा। डेमोक्रेसी इस तरह कि जी सबसे पहले राय ले ली, जब राय ले ली उसके बाद जब वो चीज़ बन गई, कानून बन गया, अब उसके बाद किसी को इजाज़त नहीं है कि उसके ख़िलाफ़ आपने बात करनी है। उसके बाद फिर डिक्टेटरशिप की तरह डंडे के साथ काम कराना है। सो इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म। ठीक है, ये तीसरा प्रिंसिपल है। इसके अलावा चौथा और पांचवा देखें, अब दुनिया का कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन उठा उठा के देख लें, किसी भी मुल्क के प्रिंसिपल्स उठा के देख लें, ये दो चीज़ें तो हमेशा होती हैं, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड नो वन इज़ अबव द लॉ। इसका सिंपल ये मतलब है कि कानून के आगे सब बराबर हैं और कानून से कोई ऊपर नहीं है। तो ये तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये तो आप पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी देखते हैं। और जहाँ कहीं भी डेमोक्रेसी है या सोशलिज़म है या थोड़ा बहुत कानून की बालादस्ती है, आइन है, कॉन्स्टिट्यूशन है, जहाँ पे कोई बादशाह नहीं है, वहाँ पे कानून की हुक्मरानी है और कानून से कोई भी ऊपर नहीं है। सो ये चीज़ें भी यहाँ पे मेंशन है, तो ये तो बड़ा आसान है। आगे चलते हैं। अच्छा जी, आर्टिकल 6 और 7 क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि जी सोशलिस्ट इकानमी होगी। जिस तरह सोशलिस्ट स्टेट है, इस तरह सोशलिस्ट इकानमी जो मईशत होगी वो कैपिटलिज्म पे नहीं होगी, वो प्राइवेट नहीं होगी, वो मार्केट के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी, बल्कि वो हुकूमत के कंट्रोल में, और हुकूमत क्या करेगी, सबको बराबर बराबर चीज़ें बांट देगी और उसमें वर्कर्स का ज़्यादा सोचा जाएगा और कलेक्टिव ओनरशिप होगी। जिस तरह पाकिस्तान में देखें ना, पाकिस्तान में दोनों किस्म के मामला चलते हैं। कुछ इदारे ऐसे हैं या कुछ प्राइवेट इदारे हैं, वो किसी एक ख़ानदान के पास हैं, कुछ एक लोगों के पास हैं जी, सिर्फ उनकी ही मिल्कियत है। वहाँ पे इस तरह नहीं है। वहाँ पे क्या है कि अगर कोई एक बिल्डिंग है, मिसाल देता हूँ आप लोगों को, तो उसका सिर्फ एक ओनर नहीं बल्कि बहुत सारे लोग ओनर होंगे। तो उसमें हुकूमत की भी ओनरशिप होती है, प्राइवेट बंदे की भी होती है। तो इस तरह ये सब एक कलेक्टिव ओनरशिप का कॉन्सेप्ट है वहाँ पे। इसके अलावा जो है ज़्यादातर हुकूमत सोचती है कि वो ज़्यादातर हुकूमत बड़े बड़े इदारे, बड़े बड़ी जो
ज़मीनें हैं आप ऐसे कह लें, या प्रोजेक्ट्स होते हैं, या एंटिटीज़ हैं, या इदारे हैं, वो अपने कंट्रोल में रखती है और उसको अपने हाथ में रखती है, और उसकी जो प्रोडक्शन, उसका जो प्रॉफिट मिलता है वो सबके अंदर बराबर डिवाइड करती है। आर्टिकल 6-7 के बाद जो दूसरे आर्टिकल हैं तकरीबन 18 तक, वो नेचुरल रिसोर्सेज के हवाले से डील करते हैं। उसको हमने ज़रा इस तरह कंसाइज किया है, क्योंकि अगर हम बारी बारी सबको डिस्कस करेंगे तो बहुत क्वेश्चन लंबा भी हो जाएगा, तो इसको ज़रा इस तरह हम शॉर्टकट कर ले सकते हैं। इससे ये सारी चीज़ें कवर भी हो जाएंगी और कोई चीज़ हमसे मिस भी नहीं होगी। तो जो नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में बहुत अच्छे से बात की गई है, ये भी एक जनरल प्रिंसिपल है। उन्होंने कहा है कि जी एनिमल और प्लांट्स को प्रोटेक्ट करना है, किसी को इजाज़त नहीं होगी कि वो किसी के रिसोर्सेज को डैमेज करे। मिनरल्स, वाटर, फॉरेस्ट, माउंटेन्स, ग्रासलैंड्स, बीचेस और जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वो सारे के सारे जो मिल्कियत होगी वो रियासत की होगी और किसी बंदे का, किसी ऑर्गेनाइजेशन का नहीं होगा। तो ये भी एक बड़ा जनरल प्रिंसिपल्स है। इसमें एग्रीकल्चर की बात आ गई, फ़िशिंग की भी बात आ गई, और इसी हवाले से जो दूसरे मामलात हैं जो नेचुरल रिसोर्सेज से डील करते हैं, वो सारे के सारे इस कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं। इसके अलावा जी देखें तो राइट ऑफ सिटीजन्स, ये एक बड़ा बुनियादी प्रिंसिपल है कि शहरियों के हकूक़ हैं, उनके राइट हैं, उनकी इनकम, उनकी सेविंग, उनका हाउस, उनकी प्रॉपर्टी, ये सारा कुछ जो है ना प्रोटेक्ट रहेगा। इसको उनको प्रोटेक्शन दी जाएगी, ये रियासत की ज़िम्मेदारी है, और ये एक उसका बुनियादी प्रिंसिपल्स है। ये तो एक आम प्रिंसिपल्स है, क्योंकि जो भी हुकूमत होती किसी भी दुनिया के अंदर, उसका पहला काम यही होता है कि आपने अपने शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देना है। जिस तरह देखें पाकिस्तान के अंदर किसी शहरी के साथ कुछ जो जुल्म होता है, ज़्यादती होती है, किसी को कत्ल कर दिया जाता है, किसी की चोरी होती है, तो हम कहते हैं कि रियासत नाकाम हो गई, हुक्मरान नाकाम हो गए जी, उन्होंने प्रोटेक्शन क्यों नहीं दी। सो इस तरह की जो पुलिस के इदारे हैं या जो हमारे सिक्योरिटी इदारे हैं, वो हमारी प्रोटेक्शन के लिए हैं। ये हुकूमत और रियासत की अवलीन ज़िम्मेदारी है। उसके बाद जी 18 से ऊपर के जो आर्टिकल हैं उसमें देखेंगे जो फॉरेन इन्वेस्टर को, उसके ऊपर बड़ा ज़बरदस्त उनको एक प्रोटोकॉल दिया गया है। चाइना कहता है कि जी चाइना के अंदर जो बाहर से आके इन्वेस्ट करता है, एक तो उसको प्रोटोकॉल देना है, उसको प्रोटेक्ट करना है, उनको तहफ़्फ़ुज़ देना है, उनको इंटरेस्ट देना है, और इसके अलावा उन पे एक ये भी जिम्मेदारी होगी कि वो चाइना के कानून के मुताबिक उसके ऊपर अमल करेंगे। अब मैं आपको उसकी मिसाल देता हूँ कि मेरे बहुत सारे दोस्त और स्टूडेंट्स चाइना गए हुए हैं हायर एजुकेशन के लिए, मास्टर के लिए, पीएचडी के लिए। तो वो कहते हैं कि जी हमें वहाँ के चाइना के जो रूल्स रेगुलेशंस हैं यूनिवर्सिटीज़ के, उनको फॉलो करना पड़ता है। सो वो बिल्कुल उस एक ना असूल के तहत वहाँ पे रहते हैं। जो चाइना के लॉज हैं वो उनके ऊपर अप्लाई होते हैं, लेकिन साथ साथ में उनको बड़ा प्रोटोकॉल भी दिया जाता है। उनके साथ बड़े मामलात आ रहा, जहाँ पे आम चाइनीज़ के साथ सख्ती से पेश आया जाता है, यहाँ उनको डिस्काउंट दिया जाता है, उनकी डॉक्यूमेंटेशन, उनका वीज़ा प्रोसेस, ये सारी कुछ तो आसानियाँ भी उनको उनके लिए रखी गई हैं, और साथ साथ में उनके ऊपर चाइना के लॉज भी जो है ना लागू होते हैं। इसके अलावा मेडिकल और हेल्थ सर्विस के बारे में बड़ा ज़ोर दिया गया है कि जी मेडिकल और हेल्थ सर्विसेज सबसे बुनियादी ज़रूरत है वहाँ पे, और वहाँ पे छोटे छोटे यूनिट्स हैं हेल्थ के, और चाइनीज़ वैसे भी ज़्यादातर जो है ना सेहत के मामले में बड़े जो है ना सेंसिटिव हैं, प्रिकॉशंस लेते हैं, ज़्यादा काम नहीं कराते। हफ्ते में सुना जाता है कि कुछ जो चाइनीज़ कंपनीज़ हैं वो तो 2-2 3 दिन छुट्टियां देते हैं। मेरे एक जाने वाले हैं जो चाइनीज़ कंपनी में काम करते हैं, ऑयल एंड गैस कंपनी के अंदर, तो वो कहते हैं कि हम 4 दिन काम करते हैं और 3 दिन बिल्कुल आराम करते हैं। जो 4 दिन काम करते हैं उसमें 16 घंटे काम करते हैं, 12 घंटे नहीं, 16 घंटे काम करते हैं, और 3 दिन बिल्कुल उनको रेस्ट रखते हैं। इसके अलावा आर्ट और लिटरेचर के बारे में बात की गई है कि जी एक ये बुनियादी प्रिंसिपल होगा, इसको डेवलप किया जाएगा, इसको प्रमोट किया जाएगा। इसके अलावा फैमिली प्लानिंग की बात की जाती है। आर्टिकल 25 अगर देखें, वो कहता है कि जी पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है तो वो कंट्रोल करते हैं। वहाँ पे एक पॉलिसी है, 2 चाइल्ड के नाम से एक पॉलिसी रही थी, उसके ऊपर बड़ी तनकीद भी होती रहती है कि जी 2 से ज़्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए। इसलिए क्योंकि आपको पता है कि चाइना की आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है आजकल, और सबसे ज़्यादा चाइनीज़ लोग पाए जाते हैं आबादी के लिहाज से। सो वो उसके ऊपर फोकस किया जाता है। इसके अलावा एक बड़ा इंटरेस्टिंग है राइट टू बाय और नेशनलाइज। अगर रियासत या हुकूमत चाहे, अगर उसको कोई प्रॉपर्टी किसी की चाहिए, तो ये उसके पास राइट है, हक है कि वो उसको अपने कब्ज़े में ले ले या उसको नेशनलाइज कर ले, उसको या पब्लिक कर ले, सबके लिए कर ले। ठीक है, ये उसके पास है, और उसकी जो कमाई होगी वो भी अपने हाथ में लेगी और उसको सबके अंदर डिवाइड करेगी। मैं इस मिसाल देता हूँ, एक बहुत खूबसूरत बिल्डिंग है किसी रोड के साथ, और वो एक
चाइनीज़ का घर है और वो बहुत अच्छी है, लेकिन चाइना की गवर्नमेंट क्या चाहती है कि उस रोड से वो सड़क बनाना चाहती है और उस सड़क के बीच में उसका घर आता है, तो उस घर को वो अपने कब्ज़े में ले लेगी और उसका जो थोड़ा बहुत होगा वो उसको देगी और उसके ऊपर कंट्रोल कर लेगी। तो इस वजह से वो किसी को किसी भी चीज़ को, चाहे वो प्लॉट हो, प्रॉपर्टी हो, बिल्डिंग हो या कोई भी चीज़ हो, तो उसको वो ख़रीद कर सकती है जब भी रियासत चाहे। पब्लिक ऑर्डर, हाँ जी, इसके ऊपर बड़ा फोकस किया गया है कि ये लॉ एंड ऑर्डर को हमेशा मेक श्योर किया जाए, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को रोका जाए और सख्ती से पेश आया जाए। और मैं आप लोगों को बताता चलूँ, चाइना के अंदर बहुत सख्त कवानीन है अगर आप कानून को तोड़ते हैं, और वो इस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते। इसके अलावा आर्म फोर्सेस के ऊपर ऑब्लिगेशन है उनकी है कि वो नेशनल डिफेंस करेंगे, एग्रेशन अगर उसके मुल्क के ऊपर हमला होता है उसको रेजिस्ट करेंगे, और नेशनल रिकन्स्ट्रक्शन अगर देखें अर्थक्वेक आ जाता है, सैलाब आ जाते हैं, तो इस तरह के मामलात में भी उन्होंने हेल्प करनी है। और इसके अलावा अपने बंदों को सर्व करना है, उनको प्रोटेक्शन देनी है। इसके अलावा जी लास्ट जो आर्टिकल 32 है जनरल प्रिंसिपल्स का, तो उसमें चाइना कहता है कि हमारा काम सिर्फ फॉरेनर्स के राइट्स और इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट नहीं करना, बल्कि उनको असाइलम भी देना है, उनको सियासी पनाह भी देनी है। अगर कोई फॉरेनर है और वो रिक्वेस्ट करता है पॉलिटिकल रीजन सी की वजह से, और वो काम का बंदा है, तो वो अगर चाइना को कहता है कि जी आप मुझे रख लें, मुझे अपने मुल्क के अंदर बड़ा ख़तरा है, मेरे ऊपर मुकदमे चल रहे हैं, या मुझे डर है कि फ़लाँ मुल्क में, क्योंकि अब जो एक मुल्क है उसके अंदर मुझे मारा जाएगा, तो वहाँ पे वो असाइलम ले सकता है। ये इस तरह ये मामला, जिस तरह आजकल आप देख रहे हैं कि जो नवाज़ शरीफ हैं, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, 3 मरतबा साबिक प्राइम मिनिस्टर, तो आजकल वो सुनने में आ रहा है कि वो यूके में रह के शायद सियासी पनाह के लिए दरख्वास्त दे रहे हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि जी मुझे ख़तरा है, अगर मैं पाकिस्तान जाऊंगा तो मुझे मार दिया जाएगा, या सो ऑन इस तरह की वो जो बातें करते हैं, जो उनके मुताबिक जो उनका नज़रिया है जो भी है। सो इसीलिए तो चाइनीज़ भी देखते हैं कि अगर कोई फॉरेनर है, पैसे वाला बंदा है, आपके मुल्क के अंदर इन्वेस्ट करता है, पैसे लेकर आता है, अगर उसको सियासी पनाह चाहिए तो ये उसको सियासी पनाह भी दे सकते हैं। सो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अब मैं अगर आपको ज़रा कंक्लूड करूं, तो देखें बुनियादी तौर पे 3-4 ऐसी चीज़ें हैं जो डिफरेंट हैं, बाकी तकरीबन सेम चीज़ें हैं, सेम कॉन्सेप्ट है जो हर कॉन्स्टिट्यूशन हर जगह मौजूद होते हैं। अब जो डिफरेंट है वो ये है कि एक तो सोशलिस्ट स्टेट के हवाले से कॉन्सेप्ट आपने क्लियर रखना है, इसको रखना है कि ये क्या है। डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म का कॉन्सेप्ट भी आपने क्लियर रखना है। बाकी लॉ इक्वल है, नो वन इज़ अबव द लॉ, ये हर जगह हम पढ़ते हैं, सेम है। सोशलिस्ट इकोनॉमी और कलेक्टिव ओनरशिप, इसको जहन में रखना है। बाकी नेचुरल रिसोर्सेज का भी कॉमन कॉन्सेप्ट है। राइट ऑफ सिटीजन्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, सब मुल्कों के अंदर लिखा होता है, हर कंट्री कहता है कि जी हम इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट देंगे, तो ये कोई नया कॉन्सेप्ट तो नहीं है। मेडिकल हेल्थ सर्विसेज, ये भी कौन, ये आर्ट और लिटरेचर की डेवलपमेंट, ये भी कोई नई चीज़ नहीं है, हर कंट्री के अंदर होता है। मैं एक्चुअली इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ, आपको एक्चुअली में डिफरेंस बता रहा हूँ कि इसके अंदर कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो याद करने के, बाकी तो कैजुअल हैं, वो हर जगह भी फिट कर सकते हैं आप। मैं आपको एक जुगाड़ी तरीका बता रहा हूँ कि अगर आपको ये चीज़ तैयार नहीं हो रही फिंगर टेस्ट पे, तो आप जो अहम अहम है वो पॉइंट्स याद रख लें, बाकी बाकी उनको सरसरी देख लें तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। हाँ, ये देखें, फैमिली प्लानिंग की बात की गई है, हालांकि दूसरे काम मुल्कों के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इस तरह की बात नहीं की जाती। और नेशनलाइज किसी प्रॉपर्टी को ख़रीदना है, बाय करना है, तो ये कब्ज़े में लेना है, तो ये दोनों पॉइंट्स भी अहम हैं, इनको तैयार कर लें। इसके अलावा जो और अहम है पॉलिटिकल असैलम, इसकी बात करें तो हमने एक्चुअली एग्जैक्ट 32 नहीं किए हैं, हमने उनके अंदर जो अहम अहम है और कुछ को हमने एक ही पैराग्राफ और कुछ ही के अंदर समअप कर दिया है। मिसाल के तौर पे 20 अब ये देखें 22, 23, 24 को आर्ट और लिटरेचर के अंदर हमने कंबाइन कर दिया, ये स्पीकर आपने बिल्कुल सिंपल बना लिया। इसके अलावा 18 से ऊपर जितने भी हैं, 9 से लेकर 18 तक, उन सब को हमने नेचुरल रिसोर्सेज और राइट ऑफ सिटीजन्स के अंदर सम अप कर दिया है ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। सो अगर आप तमाम ये की है, ये जितनी भी हेडिंग्स अगर इन्हीं को इस्तेमाल करते हैं क्वेश्चन के एग्ज़ाम्स के अंदर, तो इंशाल्लाह ये क्वेश्चन आपका अच्छा सा हो जाएगा और मुझे उम्मीद है कि आपको इसके मार्क्स भी अच्छे मिल जाएंगे। सो इस क्वेश्चन को ज़रूर तैयार कीजिएगा बच्चों, और तब तक अपना ख्याल रखिएगा और मुझे इस क्वेश्चन के हवाले से ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। मौला आपको कामयाब करे। अल्लाह हाफिज़।